हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तुइचे, माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा चैप्टर ग्रेविटेशन, क्लास 9th का है। उसमें पहला टॉपिक क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? आइए देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मीन्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास चाक है। ये चाक अगर मैं इस बोर्ड से इतने डिस्टेंस पे रखा हूं तो ये चाक इस पे फोर्स लगाता है और ये बोर्ड इस पे फोर्स लगाता है, और फोर्स इतनी कम होती है कि हमें अपने बेयर नेकेड आई से दिखती नहीं है। ठीक है, और मैं हूं, यहां पे बोर्ड है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ये मेरे फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स बहुत कम है जो हमारी आंखों से दिखता नहीं है ये फोर्स। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा हिस्ट्री, शॉर्टली ब्रीफ हिस्ट्री कहेंगे। सबसे पहले है टॉलमी। टॉलमी साहब आए और उन्होंने ये बताया कि अर्थ के अराउंड सन मूव करता है। अर्थ के अराउंड सन मूव करता है। यहां से पहले सेंचुरी में इन्होंने बताया अर्थ के अराउंड सन रिवॉल्व करता है। तो इसको इन्होंने ये बोला जियोसेंट्रिक। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो मतलब होता है अर्थ, और सेंट्रिक मतलब एट सेंटर, यानी पृथ्वी क्या होती है? सेंटर में, और उसके अराउंड बाकी सब चीज घूमती है। उसके बाद आए आर्यभट्ट ने क्या बताया कि हीलियोसेंट्रिक मतलब क्या हुआ? सन एट सेंटर है और उसके अराउंड पृथ्वी और बाकी सब प्लैनेट होते हैं, वीनस मार्स से सब रिवॉल्व करते रहते हैं, उसके अराउंड घूमते रहते हैं। तो यहां इन्होंने बताया हीलियोसेंट्रिक। हीलियो मतलब सन एट सेंटर। फिर इनके बाद आए कोपरनिकस। इन्होंने भी क्या बताया? इन्होंने भी ये बताया हीलियोसेंट्रिक मीन्स हीलियोसेंट्रिक। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सन एट सेंटर। फिर इनके बाद आए गैलीलियो, बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट गैलीलियो। इन्होंने यहां से इनके लिखे हुए डाटा को स्टडी किया और बाकी अपना भी देखा, स्टडी किया और बताया इन्होंने कि सन एट सेंटर है, सन एट सेंटर। तो इसको इन्होंने भी बोला हीलियोसेंट्रिक। बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट। इन्होंने यहां बता दिया था अपने टाइम में कि ऐसे देखिए, ये मेरा हाथ है, इस पे मैं चाप को रख दिया, ऐसे सीधा नहीं गिर रहा है, जैसे इसको इंक्लाइन करूंगा, थोड़ा तिरछा करूंगा, नीचे गिर जाएगा। या क्यों नीचे गिरा? क्योंकि पृथ्वी इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। ऐसे लीजिए, इस पे चाक को रख दीजिए, थोड़ा ऐसे इंक्लाइन कीजिए। पहले सीधा था, ऐसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे, टेढ़ा मतलब इंक्लाइन किया तो चाक नीचे गिर गया। बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट। यहां पे इन्होंने बताया था पृथ्वी अट्रैक्ट करती है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है, अगर उसको इंक्लाइन करते हैं ऐसे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया अभी, तो पृथ्वी इसको अट्रैक्ट करती है। तो यहां इन्होंने बताया हीलियोसेंट्रिक होता है। यहां पे सन एट सेंटर होता है
और बाकी सब चीज होती है प्लानेट उसके अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं। आगे अब है टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे, टाइको ब्राहे साहब ने क्या किया, इन्होंने कि कमरे में बैठ गए और देखते रहे आसमान में ऐसे स्टार कब किस लोकेशन पे आता है, कितने टाइम में, अब आज के डेट में इतना है तो फिर कल के डेट में कहाँ गया, फिर ऐसे चक्कर लगा के फिर अपने पोजीशन में कब आ गया। तो टाइको ब्राहे ने बहुत ढेर सारा डाटा कलेक्ट किया, ये डाटा ही कलेक्ट करते रह गए। उसके बाद इनके बाद आते हैं जोहानिस केपलर। जोहानिस केपलर इन्होंने क्या किया, इनका डाटा स्टडी किया और पहले और अपना भी मेहनत किया, इनका डाटा प्लस, और इन्होंने कंसीडर किया कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें। तो उन्होंने ये बताया जोहानिस केपलर ने कि हीलियोसेंट्रिक होता है, यहां पे भी बात आ गई हीलियोसेंट्रिक की, सन एट सेंटर है, बाकी उसके अराउंड सब रिवॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं न्यूटन साहब। न्यूटन इन्होंने क्या बताया बेटा, इन्होंने क्या बताया, ये प्रोफेसर उस जिस समय इन्वेंशन किए उस समय प्रोफेसर थे, तो इन्होंने इन सब का डाटा स्टडी किया और एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया जिसको बोलते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें क्या हुआ, पहले टालमी साहब है, उन्होंने क्या बोला, जियोसेंट्रिक, अर्थ सेंटर में, बाकी सब लोग उसके अराउंड, बाकी से जितने प्लानेट है जैसे सन हो गया उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। फिर है आर्यभट्ट, ये इंडियन है आर्यभट्ट, उन्होंने बताया हीलियोसेंट्रिक होता है, मीन सन एट सेंटर है, बाकी सब चीज उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद है कोपरनिकस, इन्होंने भी बताया हीलियोसेंट्रिक है। फिर आया गैलीलियो, इन्होंने भी बताया हीलियोसेंट्रिक है। टाइको ब्राहे है, ये क्या किए, डाटा कलेक्ट किया इन्होंने। उसके बाद आए जोहानिस केपलर, फिर इन्होंने भी बताया हीलियोसेंट्रिक है। फिर न्यूटन साहब आए और इन्होंने क्या किया, इन सबका डाटा स्टडी करके और एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया, F बराबर G m और m2/r², उसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए, तो क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां देखिए, कोई भी दो आदमी खड़े हैं, उनके बीच में एक फोर्स लगता है, पहला दूसरे पे फोर्स लगाता है, दूसरा पहले फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। और फोर्स किस तरह का होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे चाक है, ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन कभी नहीं होता। और ये चाक है, इस चाक को छोड़ दे तो अर्थ पे गिरेगी, ठीक है। तो पृथ्वी बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मास है, ये इसको अट्रैक्ट करती है। तो ये कहा जाता है यूनिवर्स में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके पास मास है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, अगर उनके पास मास है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये देखिए, पहले यहां पर देख लीजिए ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन तो हमने ये बताया, कोई दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिनके पास मास है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। और फोर्स किस तरह का होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशन का नाम जहां भी आएगा इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, इसको कैसे घूम रहे हैं ये प्लानेट, सब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, सब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, सब एक दूसरे को बांध के रखते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, कोई नीचे नहीं गिरता है। यहां पे देखिए इसको कैसे रिवॉल्व करते रहते हैं। सब यही इसी के बारे में पढ़ाई करना है आज हम लोग को।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये देखिए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन मतलब जहां भी आएगा तो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। अब फोर्स जो लगता है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया दूसरा हो गया, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, उसका कैलकुलेशन डेरिवेशन देखते हैं। तो ये देखिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास क्या है m1, मास M-A-S, पहला लेटर क्या है m, तो यहाँ पे m1 लिया, मतलब पहला ऑब्जेक्ट है इसलिए m1 लिखते हैं। और मान लीजिए इससे r डिस्टेंस पे एक और ऑब्जेक्ट है कोई जिसका मास क्या है m2, मास का पहला लेटर m, दूसरा ऑब्जेक्ट है इसमें हमने लिखा है m2, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है। मतलब कैसे समझेंगे इसको, ये देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, इसका मास m1 माना, इसका m2 माना। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कि नहीं है, यहाँ पे तो हमने मान लिया r डिस्टेंस पे है। ये पहला ऑब्जेक्ट इसलिए m1 इसका मास लिया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट इसलिए इसका मास कितना लिया m2 लिया, और दोनों के बीच में गैप है तो इसलिए डिस्टेंस को क्या हमने कंसीडर किया r माना। तो यहां से जो डिस्टेंस मानते हैं इसके सेंटर और इसके सेंटर से लेते हैं, सेंटर टू सेंटर लेते हैं डिस्टेंस को। देखिए ध्यान से, हमारा टॉपिक इसी पे है। ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, इसके मास पे और डिस्टेंस पे, बस उतना ही, उसी पे चलेंगे हम, उसी पे डिस्कस करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस हमने कितना मान लिया r मान लिया। अब बेटा इनके बीच लगने वाला फोर्स का अंग्रेजी स्पेलिंग क्या होता है FORCE, पहला लेटर क्या है F, तो यहां पे फोर्स, ये देखिए कैपिटल लेटर का F ले लिया, पहला लेटर उसका F, ये कितना होता है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब गुणा, अगर आता है प्रोडक्ट तो इसका मतलब क्या होता है, कोई पूछता है 2 और 4 का प्रोडक्ट कितना होगा, तो कहते हैं 2 into 4। बेटा अगर कोई पूछता है m1 m2 का प्रोडक्ट कितना होगा, तो बोलते हैं m1 into m2, m1 into m2। तो ये जो फोर्स होता है इसके मास पे डिपेंड करता है। बेटा अगर दो ऐसे मास हैं जो छोटे छोटे हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एक बड़ा एक छोटा ले लो तो फोर्स बढ़ जाएगी, दोनों खूब बड़ा ले लो तो फोर्स क्या होगा, और बढ़ जाएगा। मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो एक टर्म आता है प्रोपोर्शनल, तो ये कहा जाता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसका मतलब ये हुआ m1 का m2 में गुणा कीजिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो इसको लिखते हैं m1 m2, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कहीं पे लिखा हो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसका मतलब क्या हुआ, y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, y और बढ़ेगा x क्या होगा, और बढ़ेगा। अगर उल्टा बोले इसको, अगर y का मान कम होगा तो x का भी मान क्या होगा, कम होगा। यहाँ की मास की वैल्यू बढ़ेगी, पहले 10 किलो था, 20 किलो ले लिया 20, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी मास बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो कहीं पे लिखा हो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो ये होता है बेटा y का मान बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, y और बढ़ेगा तो x क्या होगा, और बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। अब ये देखिए मास पे ये हमारा बन गया। अब बचता है डिस्टेंस r, सेंटर टू सेंटर लेते हैं डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, ये हो गया r बेटा। अब ये फोर्स इस r पे डिपेंड करता है,
इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कहते हैं फोर्स, यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए कहीं पे लिखा हो एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, कैसे लिखा जाता है, इनवर्स मतलब उल्टा, 1 by समथिंग लिखिए इनवर्सली बोलते हैं। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, y का मान अगर कम होगा तो x का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मान ज्यादा होगा, y का मान तो x का क्या होगा, कम होगा, उल्टा होता है बेटा। एक को बढ़ाओ दूसरा क्या होता है, घटता है, कम होता है। इनवर्सली मतलब उल्टा, इनवर्स उल्टा, इनवर्सली। तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y लिखा हो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, y बढ़ाओ तो x कम होगा, y और बढ़ाओ तो x का मान क्या होगा, और कम होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, पहले दो ऑब्जेक्ट ऐसे थे इतने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, अब हमने क्या किया, डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम हो जाएगा, यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। पहले इतना था, अगर वही और पास लाएं और पास लाएं, डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होता है। तो देखिए अब यहां पे हमें मिल गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इन दोनों को मिला लो बेटा, ये रूल है, मिलाना पड़ेगा आपको, ये रूल है। तो यहां पे लिख देंगे ऑन कंबाइन, इनको इकट्ठा करो एक बार, वी गेट, हमें क्या मिलता है बेटा, यहाँ एफ एफ है तो यहाँ एफ लिख लो, यहाँ दो साइन एक जैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक साइन यहाँ पे लिख लो, m1 m2 का गुणा इसमें कर दो, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग थे, हमने क्या किया, इन दोनों को एक में मिला लिया। एक में मिलाने से क्या मिलता है हमें, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एक पास लिख लिया। अब क्या करोगे बेटा, फिजिक्स का अगला रूल क्या है, आप क्लास 9th में आ गए हैं, अब एक एक चीज पे बारीकी से ध्यान दीजिए। इस साइन को फिजिक्स का रूल हटाया जाता है, प्रोपोर्शन, ये जो प्रोपोर्शनेट साइन होता है इसको हटाते हैं, हटाने के बाद लिखा जाता है बराबर। ये लो बेटा लिख दिया बराबर, हमने ये लिखा बराबर, और बराबर लिखने के बाद एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, और ग्रेविटेशन का चैप्टर है बेटा, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी। अब बाकी जो आगे रहता है उठा के लिख लेते हैं इसमें, तो ये हो गया जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बेटा हमारा मेन फार्मूला हो गया। इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है, कोई पूछता है, कोई दो ऑब्जेक्ट देते हैं, एक का मास m1 है दूसरे का m2, बताओ बेटा इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है, बोलेंगे बताएंगे, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब पूछा जाता है, ये प्रोपोर्शनेट साइन हटाया आपने, कांस्टेंट लाया, आ गया, चलो भाई हमने मान लिया आ गया जी, नाम क्या रखेंगे, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या हो गया बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी को क्या बोलते हैं बेटा, वेयर जी बराबर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं, जी का मान कहीं भी जाओ एक ही होता है पूरे यूनिवर्स में। तो देखिए इसका जी के बारे में अगले वीडियो में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। यहां अभी क्या पढ़ते हैं, तो देखिए दो ऑब्जेक्ट देगा, मास होगा m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस होगा, उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, बीच का डिस्टेंस है, दूसरा क्या होगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब दोनों को कंबाइन करेंगे
तो कंबाइन करने पे क्या मिलेगा, एफ ऐसे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब बेटा क्या करो, इसको हटाओ, तो ये रूल है बराबर लिखना पड़ेगा और एक कांस्टेंट आएगा। ग्रेविटेशन के चैप्टर में है बेटा, कैपिटल लेटर का जी लिखेंगे, स्मॉल का मत लिखना, गलत हो जाएगा, कैपिटल लेटर का ही जी लिखा जाएगा इस फार्मूले में, और जो बचा आगे उसको उतार लो, जी इंटू M1 अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स दोनों के बीच, एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना हो गया, F बराबर जी M1 अपन आर स्क्वायर। ये मेन फार्मूला हो गया। कोई पूछता है जी क्या है, तो बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो दो ऑब्जेक्ट लिए, पहले का एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास M1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास M2 है, इनके बीच सेंटर टू सेंटर, ध्यान रखना बेटा, सेंटर टू सेंटर, बॉर्डर से बॉर्डर मत लेना, यहां से कहीं भी मत खींच देना लाइन, हमेशा सेंटर टू सेंटर लेना है, समझे बेटा। सेंटर टू सेंटर, इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, स्मॉल लेटर का आर हमने माना है। तो यहां से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, इसका मतलब ये हुआ मास बढ़ाओ फोर्स बढ़ेगा, मास और बढ़ाओ फोर्स और बढ़ेगा, कम करो तो फोर्स भी कम होगा। अब यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों को आपस में मिला लो, इन दोनों को देख रहे हो ना, आपस में मिलाओ, कंबाइन कर दो, तो आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ बेटा, तो बराबर लिखेंगे, फिर कैपिटल लेटर का जी आएगा, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, M1 M2 अपन आर स्क्वायर। तो F बराबर जी M1 M2 अपन आर स्क्वायर। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब बेटा कोई बोलता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चलो डिफाइन करो, इतना तो बोल लिया आपने, डिफाइन कैसे करोगे, तो बोलते हैं हम डिफाइन करेंगे। कैसे करोगे बेटा, कैसे डिफाइन होगा, देख के होगा, फिजिक्स में अलग से नहीं पेज पलटना है, देखो, इसी को देखो और लिख डालो। देखो ये मास, एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लिखना स्टार्ट करो। कैसे बनाते हैं, डिफिनीशन देख के बनाना है, पढ़ोगे तो कहोगे एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, कितना बड़ा डिफिनीशन है, नहीं, ये देखना है, मास है, ये भी मास है, इनके बीच फोर्स लगता है, डिस्टेंस है, फोर्स मास एंड डिस्टेंस, तीनों को कनेक्ट कर दो, हो गई डिफिनीशन हमारी। तीनों को कनेक्ट करना है, अलग से कहीं नहीं लिखना है बेटा डिफिनीशन, लगे ऐसे ऐसे देखना नहीं, इसको देखो और लिखो। तो हम लिखते हैं यहां से क्या, एवरी पार्टिकल, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसमें मास है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स, हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स बेटा, रिपल्शन कभी मत लिखना, अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स with a force, इसका मतलब क्या हुआ, that is, अर्थात प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ाओ दूसरा बढ़ेगा, एक घटाओ दूसरा घटेगा, ये होता है अदर पार्टिकल विद अ फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मतलब गुणा, किसके गुणा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाला लाइन के बारे में इतना लिखा हूं कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 के। तो हम लिखते हैं यूनिवर्स में क्या है, एवरी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, और वो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यही चीज, यही जो मैथमेटिकल है हमने उठा के उसको सेंटेंस बनाया। आगे क्या होता है बेटा, ये भी लिख दें उसमें जोड़ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। हो गया यही तो लिखना था, देयर मासेस एंड इनवर्सली, उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हो गया बेटा डिफिनीशन। अलग से कहीं मत लिखना बेटा, अलग से नहीं लिखा जाता है, देख के लिखा जाता है। अलग से कहीं मत लिखो आप लोग, देखो लिखो, यही तो है फिजिक्स। तो देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 सेंटेंस में बना दिया। एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स विद अ फोर्स दैट इज, जो फोर्स होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, पहली बात। दूसरा क्या है बेटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सेंटर से सेंटर्स का डिस्टेंस लिया है, इसका स्क्वायर लगा दो और इनवर्सली कर दो, हो गया इसकी डिफिनीशन। तो ये कहा जाता है एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स विद अ फोर्स दैट इज proportional to product of their masses and inversely proportional to square distance between their center, square distance between their center। हो गया, बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। तो हमेशा इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। वो फोर्स कितना होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है उसके, ये जो मास होता है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। दोनों को कंबाइन करो, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ, कैपिटल लेटर का जी आता है, तो हम लिखते हैं बेटा F बराबर जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसको देखो, सेंटेंस बनाओ, दैट्स ऑल, फिनिश, कंप्लीट। बेटा पढ़ाई अच्छे से करो, जहां भी रहो अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ोगे एकदम इजीली लिख लोगे। फिगर बनाओ, लिख डालो। बेटा इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है ना जी। ये देखिए कैसे घूम रहे हैं, सोलर सिस्टम का पार्ट देखिए, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ये लोग एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। आपके हमारे बीच में भी फोर्स लगता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, नहीं दिखता है। और उसको देखने के लिए कैवेंडिश साहब नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, लैब में प्रैक्टिकल किया, उसको माइक्रोस्कोप से देखा, लेजर लाइट से देखा, तो देखा अरे इनके बीच में तो फोर्स लगता है, बहुत कम होता है, बहुत कम फोर्स होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन लगता है, फोर्स लगता है। कैवेंडिश साहब ने इसको प्रूव भी किया था कि फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डिफिनीशन क्या है, यूनिट क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कहां कहां डिपेंड करता है, कितनी वैल्यू होती है इसकी। तो बेटा घर पे अच्छे से पढ़ाई करने का, अच्छे से रहने का, टाइम पे कॉलेज स्कूल जाने का, अच्छे से पढ़ने का, अच्छे से लिखने का, अच्छे से रहने का, बिल्कुल अच्छे से रहने का, कंसंट्रेट रहने का। बेटा अच्छे से पढ़ोगे, बहुत बड़ा आदमी बनोगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जहां भी रहे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।